एक सीईओ बोले संभल में कि अगर आपको रंग से परहेज है तो आप बाहर मत आइए। एक विधायक अगर ऐसा बोले कि आपको परहेज है तो आप घर में ही रहिए। अब नेता थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हम अपना त्योहार कैसे मनाएंगे। ये तो खुलकर एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलना है। मैं आपको मूल बात बताता हूं अंजना जी। हमारा देश संविधान से चलता है और हम भी इसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। क्या हर जाति धर्म के लोगों को काम करने की आजादी है? झूठ है। नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने ऐसा ही बिहार बनाया है और ऐसे बिहार में तरह की बातों को किस टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी आपने देखा है कि कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के जो पर्व त्योहार है वो एक साथ टैली हुए हैं, मैच किए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की यह जवाबदेही बनती है कि कहीं भी तनाव का वातावरण नहीं आए। राहत इंदौरी साहब बहुत बखूबी कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना और लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हम इस देश में रहते हैं जहां गांधीवादी विचारधारा है, जहां बाबा बीजेपी को क्यों नहीं सिखाते हैं झा जी? या अजय आलोक जी को सिखाइए ना। अजय आलोक जी वो तो सुनते ही नहीं है आपकी बात कह रहे हैं। उनके विधायक कह रहे हैं कि रंग से परहेज है तो बाहर मत निकलिए। दिखाइए अजय आलोक जी को भी समझा रहे हैं। अजय जी आप ही को सुना रहे हैं सर। इन विधायक ने एक बार ऐसा भी कह दिया था कि एक कम्युनिटी के वोटिंग राइट्स छीन लिए जाए। हम लोग इस विचारधारा के पोषक हैं कि हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे। सर्वधर्म संभाव वाले हैं हम लोग, इनकी तरह भड़काऊ बातें कहने वाले नहीं हैं। और हमने साफ तौर पर कहा है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी देखेगी, आकलन करेगी कि उनके विधायक महोदय ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वो कहां तक उचित है, अनुचित है। हमने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नीतीश जी का बिहार है। होली के दिन जुम्मा हो। अजय आलोक जी लीजिए, सुनिए, कह रहे हैं अनुचित है और पार्टी इस पर फिर से सोचे। आपके विधायक को सीधा आपकी पार्टी को समझा रहे हैं आज झा जी। इसके बाद सुनील जी आ रही हूं, बीच में आपका चला गया था कनेक्शन। नहीं, मुझे देखिए कोई जरूरत नहीं है अभिषेक झा को मुझे समझाने की या जदयू को भारतीय जनता पार्टी को समझाने की, क्योंकि दोनों समझे हुए एक दूसरे से। मैं तो ये भी याद दिला देता हूं आपको कि इसी जेडीयू के एक मुस्लिम विधायक थे, उन्होंने सदन में नारा लगाया था जय श्री राम। ये वही जेडीयू है। मुस्लिम विधायक जय श्री राम, आस्था ये भी होती है। हमने कब कहा कि साथ में जुम्मा होली मत मनाओ? जिसको होली खेलना है खेले। किस मुसलमान को हमने मना किया कि होली मत खेलो? आइए खेलिए। हम तो उन लोग के लिए कह रहे हैं जो ये मानते हैं कि इस्लाम में दूसरे धर्म का कोई भी काम करना वाले काफिर कहे जाएंगे, और ऐसे में हम लोग काफिर नहीं कहलाना चाहते हैं। जिनकी सोच कट्टरपंथी है, जिनको रंग से एलर्जी है, भैया घर में रहो, झगड़ा करने मत आओ। अब ये बात अगर हम समझा के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, उसमें भी हमें कट्टरपंथी कहा जा रहा है। हम लोग से ज्यादा तो अभिषेक झा जब कह रहे हैं, वो अभिषेक जी कह रहे हैं आपको कि सोचिए फिर से इस पर। अभिषेक जी कह रहे हैं तो आपके साथी है, चुनाव कैसे साथ लड़िएगा? 2-3 मुद्दा तो आज हाल के दिनों में हो गया है। दिखाइए 3 मुद्दे ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अब मैं दिखाना चाहूंगी, जिस पर देखिए आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आप लड़वा लीजिए आज। हम काय को लड़वाएंगे? आप आपस में देखिए ना, ये 3 पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है। औरंगजेब के मुद्दे पर बीजेपी हाँ है तो जेडीयू एकदम क्रॉस है। एक होली 52 जुम्मा आपके नेता कहते हैं और जेडीयू क्रॉस है। हिंदू राष्ट्र बुलवा लीजिए झा जी से, आप बुलवाइए, मैंने आप दोनों को सामने कर दिया। आप बोल दीजिए कि हिंदू ललन सिंह का एक बयान याद दिला। ललन बिल्कुल। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में देखिए तो जो चुनाव होंगे, अभी भी करीब 6 महीना बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मी चल रही है कि अभी तक ही रैलियां हो रही हैं और ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि माहौल गर्म है अभी से। और उसकी वजह यह है कि जो बाजू का राज्य उत्तर प्रदेश, वहां तो 2017 से बीजेपी की सरकार है और लोकसभा में और विधानसभा में जबरदस्त तरीके से बीजेपी को वोट मिल रहे हैं और वहां पे उनका मुख्यमंत्री है और बाकायदा मतलब पूरा सरकार चल रहा है बिना किसी सहयोग के, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार। बिहार में अभी तक ये चीज बीजेपी को नहीं मिला है। सरकार जरूर बनी है लेकिन मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं और मिली जुली सरकार चल रही है। और ये बीजेपी बहुत कोशिश करती है कि
बिहार में भी यूपी हो जाए। तो जो बीजेपी की जो रणनीति है, एक तो वहां जो जनता को बताती है कि देखो यूपी में इतना विकास हो रहा है, क्योंकि वहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। बिहार में भी अगर बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ भी विकास करा देगी। तो यूपी में देखिए क्या है कि जो वेस्टर्न यूपी है वो तो पहले से ही विकसित है, वहाँ बड़े बड़े किसान हैं, उनकी आमदनी अच्छी है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, और वेस्टर्न यूपी अच्छा खासा मतलब कि अगर देश के लेवल भी देखा जाए तो खुशहाल है, और वहाँ पे आय जो है देश के लेवल पे भी बराबर पहुंचता है। वेस्ट जो ईस्टर्न यूपी है, जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, वो एकदम बिहार की तरह है, वहां भी पिछड़ापन है, वहां भी छोटे छोटे किसान है, वहां पर भी जो पलायन का समस्या है, आबादी बहुत ज्यादा है, और वहां पे विकास नहीं होता है, और बिहार की तरह ही वहां भी परिस्थिति रहती है क्योंकि वो एकदम बिहार की तरह ही मतलब कि सब कंडीशन है, तो कोई अंतर नहीं है वहां पे कोई विकास नहीं हो रहा। तो सबसे बात जो दिखाया जाता है यूपी का, तो वो ऐसे मतलब जुमलेबाजी है। तो बिहार में अब देखिए जो राजनीति की जो वजूद किस तरीके से है, तो नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव को पछाड़ के या फिर सीएम बने हुए 2005 से, तो उनका लेकिन क्या है कि जो उनकी जो पार्टी है वो खुद जो है वो कुशवाहा और इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जातियों के, उनको लेके चलते हैं। तो उनका बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक खुद का नहीं, 4% 5% का वोट बैंक। तो ऐसे में जैसे कि लालू यादव और उनकी पार्टी जो है, तो उनका यादव का वोट बैंक है, मुस्लिम का वोट बैंक है, तो यही मिला के बिहार में कुछ नहीं तो 25% से ज्यादा का वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक उनका वहीं पे बैठ जाता है। और फिर बाकी और जो जातियों का समीकरण बैठा के 35-36% वोट ले आते हैं। 2020 के भी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें भी 36% वोट लेके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, है ना। और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो भले ही सिर्फ 4 सीट जीती, लेकिन वोट देखा जाए तो जबरदस्त सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है ना। तो आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो शुरू से चलते आ रहा है। जब से लालू यादव उभरे तब से आरजेडी मजबूती पर है। ये है कि अब सरकार बनाना है तो उनके जितनी सीट चाहिए तो उतनी नहीं आ पाती है अकेले दम, तो इसीलिए सरकार उनकी कभी बन जाती है, कभी नहीं बन पाती है। 2005 के बाद से, 2005 के पहले तो वर्चस्व था उनकी, मतलब अकेले दम वो सरकार बना रहे थे। तो नीतीश कुमार के साथ में यही दिक्कत है कि उनका वोट बैंक जो है बड़ा नहीं। तो ये 2010 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 115 सीट लेके बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी, बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो घटता जा रहा है। तो 2015 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें 71 सीट आई थी, उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ तो 43 पे ही थी मर गए। अब 2025 में क्या हो, तो ये जो सीट घटती जा रही है, तो लगता है कि उसी पोजीशन पे रहेगी नीतीश कुमार की पार्टी, है ना। तो ये अब बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर पे बीजेपी है, और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी। तो ये पोजीशन जो है ये पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, और इसमें बदलाव होने की गुंजाइश भी नहीं देख लगती है, क्योंकि एक तरफ तो आरजेडी का अगर आप ये देखिए परफॉर्मेंस, ये लगातार बढ़ रहा है, इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीट भी बढ़ रही है विधानसभा का चुनाव में, और लोकसभा में भी देखिए तो इनका प्रदर्शन अच्छा ज्यादा होते जा रहा है। तो जहां 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं आई थी आरजेडी को, अभी 4 सीट जीती है ना 2024 में, तो सीट भी जीती है और वोट भी बढ़े। तो लोकसभा में भी वोट बढ़ रहे हैं, और विधानसभा में भी आरजेडी के वोट बढ़ते जा रहे हैं, और वो मजबूत होते जा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव है, उनका जो वजूद है वो जबरदस्त है बिहार में, वो सबसे बड़े नेता है आज के डेट में बिहार, और उनके पीछे जनता
आ रही है, उसकी वजह है कि तेजस्वी यादव जो है, एक तो जब उनको मौका मिला अभी 2022 के पहले, तो वहां पर उन्होंने नौकरियां दिलाई बहुत बिहार में। नीतीश कुमार बोलते थे कहाँ से पैसा आएगा, इतना नौकरियां कैसे दोगे, पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो कैसे आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, और वो नौकरी की बात करते हैं और पलायन रोकने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, है ना। तो तेजस्वी यादव और आरजेडी अभी जो 2025 के चुनाव होंगे तो इसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, और वोट और बढ़ेंगे इनके, और सीटें भी बढ़ेंगी, ये तो एकदम साफ है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, वो सिकुड़ते जा रही है, उनकी पार्टी छोटी होती जा रही है, उनका बेस कमजोर होता जा रहा है, अब वो वही चालू रहेगा। तो ये तो ट्रेंड दिखता है। और बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी भी जो है वो जोर लगा रही है। अब पिछले 2020 में 29% वोट उनको आए थे, तो 29% वोट आए थे, तो वो बढ़ भी सकते हैं, और कैसे बढ़ेंगे तो उसके लिए जोड़ तोड़ चालू है। दूसरा चीज है कि बीजेपी चूंकि खुद अपने दम सरकार नहीं बना पाती है, और यहाँ तक कि अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाती है बिहार में, तो हमेशा इनकी कोशिश होती है कि कम से कम मुख्यमंत्री तो इनका बन जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। जब तक नीतीश कुमार है तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर जैसे कि बीजेपी अपना नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनाती और अपना मुख्यमंत्री बनाती, तो ये नीतीश कुमार को मंजूर नहीं होता, तो वो पाला बंदी कर लेते, आरजेडी के साथ में सरकार बना लेते, तब तो बीजेपी और फंस जाती। तो अभी कम से कम सरकार में रहती है, मुख्यमंत्री नहीं बनता है बीजेपी का, लेकिन सरकार में रहती है, ये महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, इसलिए नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में रहती है। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है, तो उसको अपना बढ़ाना है, और दूसरे नीतीश कुमार को कमजोर करना है। तो ये दोनों चीज लेके चलते हैं बीजेपी वाले। तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को काटने के लिए उन्होंने चिराग पासवान को खड़ा कर दिया था। तो चिराग पासवान गठबंधन में नहीं आए, अलग से चुनाव लड़े, और वो जहां जहां पर भी जेडीयू के कैंडिडेट खड़े थे उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, और जिससे भारी नुकसान हुआ था जेडीयू को। तो इस बार बीजेपी क्या कर रही है, तो हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है जबरदस्त तरीके से। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बार बार बिहार जा रहे हैं और भड़का रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी जैसे कि होली और जुम्मा एक दिन पड़ रहा है, तो उस पे बीजेपी के नेता लोग जबरदस्त तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो अब जो है लगता है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है नीतीश कुमार। तो अब नीतीश कुमार एक्शन में आए, तो अब वो जो है इसको बिहार इस तरीके की जो बात हो रही है बीजेपी की तरफ से कि ध्रुवीकरण करे, तो उसमें नुकसान एक्चुअली होता है जेडीयू को, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी अच्छे तादाद में उनके पास में है, वो छिड़क जाएंगे, तो फिर उनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अभी आप देखे हुए हैं कि उनके जो प्रवक्ता टीवी चैनल पे आ रहे हैं, अभी जो जुम्मा वाला जो विवाद हुआ, होली वाला विवाद हुआ, तो एकदम साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अभी तक अगर मतलब जैसे ही एक्चुअली क्या होता है कि नीतीश कुमार तो पाला बदलते रहते हैं, कभी इस तरह कभी उस तरह, तो उनके प्रवक्ता भी उसी तरीके से बात करते हैं, कभी इस तरह बात करते हैं, कभी उस तरह बात करते हैं। तो अभी जो 2024 में जो नीतीश कुमार पाला बदली करके और मोदी जी के साथ में आ गए, बीजेपी के साथ में आ गए, तो इनके जो प्रवक्ता थे बीजेपी के साथ में बात करते थे और आरजेडी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बात करते थे। तो कितना भी कुछ भी कंडीशन हो जाए वो ऐसे ही बात करते थे। अब लेकिन अचानक आप देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो मतलब एकदम साफ दिखाता है कि एकदम पाला मतलब पलटी होने वाला है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जो है उनको लग गया है कि इस बार बिहार में वो बीजेपी का जो एजेंडा है वो ध्रुवीकरण करना है, जिससे उनके वोट बढ़े और फिर नीतीश कुमार को डंप कर दें और
बीजेपी अपनी सरकार पर अपने दम बना ले, तो ये कोशिश बीजेपी की चल रही। तो नीतीश कुमार जो है वो अब एकदम मतलब पाला बदली करेंगे ऐसा दिखता है। उनको क्या होता है कि नीतीश कुमार जो है, क्योंकि वो थोड़ी कमजोर कड़ी है, तो वो कोशिश करते हैं अपना वजूद बनाने के लिए, नहीं तो दूसरी पार्टी खा जाएगी। तो इसीलिए कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाते रहते हैं, तो उनकी मजबूरी है वो। तो अभी जिस तरीके का कंडीशन दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो ज्यादा खतरनाक लग रही है उनको, क्योंकि जिस तरीके का एजेंडा सेट किया है, तो उसका साफ उनका जो मकसद है बीजेपी का कि अपने दम सरकार बनाओ और नीतीश कुमार को डंप कर, ये सी चीज दिखती है। वैसे लेकिन ये भी चीज पता है बीजेपी को कि अपने दम सरकार बनाना मुश्किल है। वहां पे जो ये बिहार का जो असेंबली है, तो उसमें 240 सीट है, तो 121 का आंकड़ा चाहिए, है ना। कम से कम इतने विधायक हों तब जाके सरकार बनती। तो अपने दम जो है बीजेपी इतना ले जाएगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। वैसे इनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, उसके बाद में मुकेश साहनी है, और एक आधिका दुक्का और कुछ छोटे दल भी हो सकते हैं। तो उनके दम पे भी बीजेपी कोशिश कर सकती है। तो ये सब चीजें पूरी दिखती हैं, और इसमें नीतीश कुमार जो है वो फंसे हुए दिखते हैं। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो वैसे भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं लगातार, तो उसमें नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के साथ में रहते हैं, क्योंकि वहां उनको बहुत फायदा दिखता है। हमेशा चुनाव जो होता है लोकसभा में, तो बीजेपी के साथ में उनको अच्छी हमेशा पूरी सीटें जीतनी चाहिए होती, मिल जाती। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो अभी आप देख रहे हो कि लगातार 2010 में बीजेपी के साथ में थे, 2015 में आरजेडी के साथ में थे, 2020 में फिर बीजेपी के साथ में थे, तो अब 2025 में लगता है वो आरजेडी के साथ में आ जाए। अब देखिए क्या होता है चुनाव में।